तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्म वैलिडेशन अपना कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने वैलिडेशन अपना लगाया था इसमें। कोई चीज़ हमारी शायद वैलिडेट हुई नहीं थी, क्या था वो? वेबसाइट वाला पार्ट नहीं हो गया था। सही है, चलिए। चल, एक और हमने इस बैच में कुछ कराया होगा। तो सभी फाइल्स क्लोज करेंगे। वो डिपेंड करेगा डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी, ठीक है। तो हो सकता है किसी की में जावास्क्रिप्ट लगानी पड़े, हो सकता है बूटस्ट्रैप से काम चल जाए, ठीक है। सिस्टम कर लेंगे मैनेज। अच्छा, वो याद दिला दिया आपने। चलिए, PHP keep the values in the form to show the value in the input field. After the user hits the submit button, we add a little PHP script inside the value attribute of the following input fields: name, email, and website. And in the comment text area field, we put the script between the text area tags. The little script output the value of the name, email, website, and comment variables. Then also we need to show which radio button that was checked. For this we must manipulate the checked attribute, not the value attribute of the buttons. तो इसका कोड हम लिखते हैं यहाँ पर। तो नीचे वाला सारा पार्ट हम लोग हटा देंगे यहाँ से, इसका सिर्फ ये पार्ट रख लेते हैं। चलिए, तो हमने कौन कौन से फील्ड बनाए थे अपने? नेम, ईमेल, वेबसाइट एंड कमेंट। तो ये अपना नेम का फील्ड है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका नेम है नेम। ध्यान रखना कि जब जावास्क्रिप्ट के साथ हम लोग डील कर रहे होते हैं तो आईडी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बट पीएचपी के केस में आपको ध्यान रखना है नेम ज़रूर से लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आईडी का कोई काम नहीं है। जो भी आपका वेरिएबल नेम आपने यहाँ पर रखा है फॉर्म के अंदर, इसी को आपने कैप्चर करना है पोस्ट या गेट के अंदर, है ना। वो ऑलरेडी आप देख चुके हो कि $_पोस्ट फील्ड का नेम क्या है? नेम। तो नेम को आप रिटर्न करा सकते हो, है ना। वैल्यू जो एक पार्ट है अपना। अब वैल्यू का काम क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी फॉर्म के अंदर कुछ वैल्यू लिख दिया, एंटर नेम, ठीक है। तो अगर हम इसको ब्राउज़र में एक्सपीरियंस करेंगे तो क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर जहाँ पर आपका लिखा हुआ आता है उसकी जगह पर आपका एंटर नेम लिखा हुआ आएगा, ठीक है। बट हम यहाँ पर जो वैल्यू है वो मैनुअली नहीं डालने वाले हैं, वो हम लोग PHP से डालेंगे।
अब इसका फ़ायदा क्या होगा, तो जैसे क्या होता है ना कि आपने कोई डेटा अगर सबमिट किया है तो वो आपको सेम यहाँ दिख जाएगा, या जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी होती है तो पहले का क्या लिखा है वो आपको वहाँ दिखाई देता है। जैसे इसका एक एग्जांपल अगर मॉर्निंग वाले बैच से हम लोग समझें, एक हमारा बैच चल रहा है रिएक्ट का, यही है। तो यहाँ आप देख सकते हो हमने एक इनपुट टाइप बना रखा है इसमें, है ना। इनपुट टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर टाइटल है, वैल्यू क्या है, टाइटल को हमने पास किया है। अब ये टाइटल क्या है, यहाँ पर हमने सेट करके रखा हुआ है। तो यानी कि कल को अगर यूज़र ने यहाँ से एडिट का बटन दबाया, जो भी रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो एक तो मेरा बटन जो है वो कंडीशनल है, वो क्या होगा, अपडेट में कन्वर्ट हो जाएगा ऐड से ऑटोमेटिकली। और टाइटल में जो टाइटल बेसिकली आप एडिट करना चाह रहे हो वो टाइटल अपना आप लिख कर आ जाएगा उसके अंदर। ऐसा पीएचपी के अंदर भी जब हम लोग CRUD ऑपरेशन करेंगे तो हमें यहाँ भी चाहिए होगा कि जो रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है वो यहाँ पर आ जाए। तो वैल्यू में अब रिप्लेसमेंट आ चुका है प्लेस होल्डर, लेकिन इस वैल्यू का काम तब आता है जब हमें कुछ एडिट वगैरह करने की ज़रूरत आती है उस केस के अंदर। तो ये जैसे एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर आते हैं अपनी फाइल में, इसको बंद कर दीजिए, क्लोज करिए और इधर आइए। तो मैं यहाँ पर जाके लिखूँगा इसको क्या, क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ पर जाके आप लिख देंगे एको, जो नेम यूज़र ने सबमिट किया वो नेम यहाँ पर रिटर्न कर दो। इसी तरह से आप यहाँ पर अपना ईमेल, और क्या बनाया था हमने, वेबसाइट, और क्या बनाया था हमने, कमेंट, और क्या था, कमेंट हमारा टेक्स्ट एरिया था ना, तो इसको ध्यान से टेक्स्ट एरिया कर दो, टेक्स्ट एरिया, नेम कमेंट रहेगा, और जो वैल्यू आपने यहाँ लिखा है ये वैल्यू टेक्स्ट एरिया के अंदर नहीं होता है, ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, ईमेल हो गया और URL हो गया। तो वैसे हमने अपने एग्जांपल के अंदर इसको स्पेसिफिक नहीं किया था, हमने टेक्स्ट के अगेंस्ट ही सबको वैलिडेट किया था ना। तो यहाँ पर इसको भी टेक्स्ट डिफाइन कर दो, नेम, ईमेल, वेबसाइट, और इनके अंदर का डेटा में एको करना है, ये अपना कमेंट वाला पार्ट हो गया। ऐसे में जेंडर को भी डिस्प्ले करना है, तो लिखेंगे जेंडर। तो जेंडर के लिए हमने रखा था इनपुट टाइप रेडियो, है ना, और नेम था जेंडर, और वैल्यू हमने वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखा था अपना, मेल। इसको आप डायनामिक कर दो, तो यहाँ जाके लिखोगे इस तरह से इसको। तो ये जो वैल्यू मेल लिखा रहा है इसको हटाइए, या इसको रहने तो चलेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इफ़ जेंडर की वैल्यू मेल है तो एको यहाँ पर चेक्ड, और इस पार्ट को मैं यहीं पर रख लेता हूँ, जैसे कि रेडियो आ गया, जेंडर आ गया, मेल आ गया। मेल है 2 टाइम इक्वल टू, तो चेक्ड हो जाए मेल, ठीक है। ऐसी फीमेल का बनाओ, कॉपी, इतना पार्ट लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, फीमेल। और एक और हमने वैल्यू रखी थी, अदर रखी थी ना शायद,
10% GT। अच्छा, टेक्स्ट एरिया टेक से आगे जा रहा है तो इसको यहाँ जाओ, लिखो M% LT। जेंडर मेल, जेंडर फीमेल, जेंडर अदर, और यहाँ पर ये क्लोज करो। तो कितनी लाइंस हो गई टोटल? 1 2 4 रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउज़र में, ठीक है। तो ये अपना कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। अब ये डेटा जो है आपने अपने इस फॉर्म के अंदर इधर लाके कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। तो इसको बना दो फॉर्म वैलिडेशन डेमो फॉर्म वैलिडेशन कंप्लीट, और यहाँ पर भी कंप्लीट। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी आपने मैटर लिखा हुआ है इसको आप कॉपी कर लेंगे यहाँ से, इधर आइए, और इस फॉर्म के अंदर आपने जस्ट इसको यहाँ पे लाके कॉल कर लेना है इस तरह से, और वैल्यू को आपने कॉपी करके रिप्लेस कर देना है। तो ये अपना इनपुट नेम में इसको कॉल करा दो। दूसरा ईमेल, ये ईमेल हो गया। ये अपना वेबसाइट, फिर क्या है टेक्स्ट एरिया। इन चार का काम कंप्लीट, हटा हो। ये है अपना टेक्स्ट एरिया। इसका बचता है जेंडर वाला पार्ट। मेल, फीमेल, अदर। स्पैन क्लास हमारी इसके अंदर डिस्प्ले हो रही है। देखो कहीं पर हमने स्पैन को कोड खुला रह गया हमारा, देख रहे हो? इस कोड को बंद करो। अब ठीक है। वैल्यू, ईमेल का वैल्यू कहाँ गया? छूट गया? नहीं, हमने गलत जगह डाल दी क्या? नहीं, सही है। वैल्यू इक्वल टू, इसको क्लोज कर देंगे। इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसको एज इट इज़ रहने दो। और ये वाला पार्ट भी आपका डायरेक्ट रह जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है। फिर से चेक करो, ठीक है। और इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे वैलिडेशन ट्रिगर हो रहे हैं, और यहाँ से नथिंग मेल, तो आप देख सकते हैं अब यार फॉर्म का डेटा सबमिट होने के बाद में क्या हो रहा है? ब्लैंक नहीं हुआ, ठीक है।
हमें क्या हो रहा है, सबमिट होने के बाद में हमारा डेटा जो है वो रिटर्न आ रहा है इसी के अंदर ही कि हमने क्या डेटा सबमिट किया। तो कल को मान लो कि अगर ये एंट्री है और मुझे इसको एक एडिट का बटन दबा के सारा डेटा यहाँ लाना हो तो आपको वैल्यू की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो अब मैं डेटा अगर नीचे ना भी रखूँ तो आपको ये बताएगा कि आपने क्या डेटा सबमिट किया है। कमेंट करेंगे तो आपका सिर्फ HTML कमेंट होगा, इसको कमेंट आपको उसके अंदर ही करना पड़ेगा तब ये बंद होगा। ठीक है, तो ये डेटा बेसिकली हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं, तो ये हमारा सबमिटेड डेटा आ रहा है इसके। तो आप फील्ड के अंदर ही डेटा को फैच करा के दिखा सकते हो। तो यही ऐसा कुछ हमने इस वाले बैच में किया था। देखो दिखाते हैं आपको 9 to 10:30। यस, ना गलत हो गया। इसका नाम था न्यूज़ ऐप। न्यूज़ ऐप के अंदर सर्वर अपना ऑलरेडी चल रहा है। नोडमोन index.js से पहले हमें जाना पड़ेगा cd बैकएंड और cd फ्रंट एंड npm स्टार्ट। थोड़ा वेट करेंगे और देखेंगे इसको। तो देख लेना, आपको अगर कमेंट करना हो तो कीजिएगा, तो भाई रहने दीजिएगा इसको। खुला नहीं, अभी नहीं, अभी हो रहा है प्रोसेस। तो जनरली क्या होता है कि जब भी आपको कोई टेस्ट होता है तो उसमें आपसे हर एक कोडिंग के अंदर एक टास्क दिया जाता है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट का, जिसको बोलते हैं CRUD ऑपरेशन। ठीक है, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना आना चाहिए। तो PHP के अंदर भी आप सेम ये काम कर सकते हैं जो अभी हमने आपको यहाँ दिखाने वाला। तो देखो एक न्यूज़ का हमने प्रोजेक्ट बनाया था छोटा सा। यहाँ पर एक एडमिन पैनल है। एडमिन के अंदर यूज़र तब तक नहीं जा सकता जब तक वो लॉगिन नहीं होगा। तो जैसे मैं लॉगिन हो जाता हूँ यहाँ पर, लॉगिन हो गए हम लोग। तो फॉर्म देखो ब्लैंक है, बट जैसे मैं एडिट का बटन दबाऊंगा ना यहाँ से, तो ये देखना ये अपडेट में चेंज हो जाएगा और सारा डेटा ऊपर आ जाएगा, देखो, है ना। और जैसे आप यहाँ से इसको चेंज कर दोगे, अपडेट कर दोगे, तो फील्ड आपका फिर से ब्लैंक हो जाएगा और आपका जो चेंजेस होंगे वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे इसके अंदर। ये हमने इधर एक साइन आउट लगाया हुआ है, ये अपना होम पेज है, ये एडमिन पेज है, ये लॉगिन पेज है, ये रजिस्टर पेज है। ठीक है, तो ये डायनामिक है पूरा का पूरा। तो जो अभी आपने देखा है उसका आगे चल के काम कुछ ऐसा होगा। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारी साइट्स में फॉर्म का डेटा सबमिट होकर आपका फॉर्म रीसेट स्टेट में आ जाएगा, और कई बार जो आप सबमिट करते हो वो वैसे का वैसे ही रह जाता है एज इट इज़, और वो सेव हो जाता है बैकएंड के अंदर। तो बहुत सारी वेबसाइट में जब आप जाते हो, जैसे फ्लिपकार्ट का अगर एग्जांपल लो, तो आप देखते हो एडिट एड्रेस, तो जो आपका एड्रेस होगा पहले से लिखा होगा, उससे क्या आगे आप जाके उसको अपडेट कर दो, फिर से वो वहीं का वहीं आपका ग्रे स्केल मोड में आ जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नॉन एडिटेबल होती हैं, जैसे कि भाई ईमेल कोई बार बार नहीं बदल सकता। अगर आप चाहते हो कि जो एक बार ईमेल बंदे ने रख दिया वही रहे, लेकिन वो फ़ोन नंबर चेंज कर सकता है, नाम नहीं बदल सकता, तो ऐसा बनाया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ तक का ये पार्ट हमारा कंप्लीट। इसको बंद करेंगे यहाँ से, और रेगुलर एक्सप्रेशन अपना हो ही गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग एडवांस की तरफ आते हैं। तो जैसे कि आपका डेट एंड टाइम, चलो इस फाइल को लेते हैं। डेट एंड टाइम एक्सटेंशन डॉट php। लोकल होस्ट इस पर तो जैसे जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपको डेट के साथ डील करना होता है वहाँ पर क्या लिखता है, न्यू डेट लिखते हो, है ना। वैसे ओनली डेट मेथड वहाँ पर भी है। तो जावास्क्रिप्ट में जितने भी ये इस तरह से आपको मिलते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट होते हैं या वो मेथड होते हैं। पीएचपी में सारी चीज़ आपकी फंक्शंस है ना। पीएचपी में सारी ही चीज़ें फंक्शन है। तो पीएचपी डेट फंक्शन इज़ यूज टू फॉर्मेट अ डेट एंड और टाइम। So date function formats a timestamp to a more readable date and time। तो इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी, वन इज़ फॉर्मेट एंड सेकेंड इज टाइम स्टैम्प। फॉर्मेट, इसमें आप रिक्वायर्ड स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ द टाइम स्टैम्प डिफाइन करोगे। जैसे कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट में टाइम को कन्वर्ट करना होता है 12 घंटे में, तो वहाँ पर आप कंडीशन लगाते हो। वहाँ पर डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम आपका 12 घंटे में आए, वो 24 घंटे में ही आता है डिफ़ॉल्ट, है ना। तो पीएचपी में क्या सिस्टम है कि अगर आपको 24 घंटे वाला टाइम लेना है तो आपको कैपिटल एच लिखना होता है, और अगर आपको टाइम 12 घंटे में लेना है तो आपको स्मॉल एच लिखना होता है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या हो गया, फॉर्मेट। ऐसे ही आपका मंथ, मिनट, सेकेंड सबके लिए उन्होंने दिया हुआ है। फिर आता है टाइम स्टैम्प, ये ऑप्शनल है। ये क्या करता है, स्पेसिफाइज अ टाइम स्टैम्प, डिफ़ॉल्ट इज़ द करंट डेट एंड टाइम। बाय डिफ़ॉल्ट ये करंट डेट एंड टाइम को रिटर्न करता है, जो भी आपके सर्वर का होगा। इसका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आप सर्वर साइड पढ़ रहे हो। जावास्क्रिप्ट जो हमने पढ़ा था वो था क्लाइंट साइड। आपकी मशीन में गलत टाइम है तो गलत आएगा, सही टाइम है तो सही टाइम आपको मिल जाएगा। सो अ टाइम स्टैम्प इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स डिनोटिंग द डेट एंड टाइम at which a certain event occur। so get a date, अगर हमें डेट को गेट करना है तो the required format parameter of the date function specifies how to format the date or time। so here are some characters that are commonly used for dates। जैसे कि अगर d small है, ये रिप्रेजेंट करेगा द डे ऑफ द मंथ 01 to 31। अगर m स्मॉल में लिखा है तो ये आपके 12 महीनों को रिप्रेजेंट करेगा। अगर y कैपिटल है तो ये 4 डिजिट में ईयर को रिटर्न करेगा। तो जैसे जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ा था गेट ईयर और गेट फुल ईयर, क्या डिफरेंस था दोनों में? ऐसा कब पढ़ा हमने? वो तो खाली न्यू डेट को लिख दे तो आता है, वो तो तब आता है पूरा। मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनो क्वेश्चन। मैंने पूछा गेट ईयर और गेट फुल ईयर दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, नहीं, ईयर की बात हुई तो पूरा कहाँ से आ जाएगा? देखो, गेट फुल ईयर अगर हम लोग लिखते हैं तो ईयर 2000 के बाद में 4 डिजिट में हमारा ईयर स्टार्ट हुआ। पहले 1999 लिखने के लिए पूरा नहीं लिखते थे, 99 लिख दिया करते थे, 1999 हो गया। आज की डेट में क्या होता है, तो कंप्यूटर के टर्म में अगर हम लोग बात करें, जब से Y2K की प्रॉब्लम आई थी कंप्यूटर में, तो आपको 2025 अगर लिखना है तो गेट फुल ईयर लिखना होगा कोडिंग के अंदर। अगर मैं लिखा गेट ईयर तो वो 25 लिखेगा उसका, 1925 का।
ये डिफरेंस होता है, और ये तुम्हारी थ्योरी में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना उसको, ठीक है। तो वाई रिप्रेजेंट कर रहा है अ ईयर इन 4 डिजिट, और एल लोअर केस रिप्रेजेंट्स द डे ऑफ द वीक। सो अदर करेक्टर्स लाइक आपका फॉरवर्ड स्लैश, डॉट जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, और हाइफन कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड बिटवीन द करेक्टर्स टू ऐड एडिशनल फॉर्मेटिंग। सो एग्जाम्पल के तौर पर आज क्या डेट है, 24 मार्च 2025, या फिर हम लोग इसको पीरियड लगा के लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको हाइफन के साथ लिख सकते हैं। आज दिन कौन सा है, मंडे, ठीक है। तो बिल्कुल सही आ रहा सारा डेटा। जरा यहाँ देखते हैं, पीएचपी के लॉजिक लगे होंगे अपने, इधर आओ। तो हमने क्या लिखा, वाई एम और डी, ठीक है, और वो समझ गया कि हम क्या चाह रहे हैं, है ना, इस तरह से। तो स्मॉल एल यानी कि लोअर केस एल जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वीकडे को। तो उसने अपना आप यहाँ पर आपको वीकडे निकाल के दिया। ये नहीं जावास्क्रिप्ट की 0 में रिटर्न आ रहा है या 1 में रिटर्न आ रहा है, पीएचपी में इतना नहीं, बहुत सिंपल ये लिखो, ये बन जाएगा अपने आप। अब पीएचपी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लिखा है द पीएचपी टिप ऑटोमेटिक कॉपीराइट ईयर। अब मान लो कि एक वेबसाइट है जो बनी जिस ईयर में, तो वो करंट ईयर आपका रिटर्न आ रहा है ना। जैसे शायद अगर लिखा होगा तो देखते हैं, क्या नाम है, अरीना, तो देखो 2025 लिखा आ रहा है। अब एक स्टैटिक डिज़ाइनर क्या होगा, वो तो मैनुअली लिखेंगे ना, कॉपीराइट 2025 ऑल राइट रिजर्व। अब सपोज करो न्यू ईयर की रात है और 26 लगने वाला है, तो बंदा न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करेगा, 2026 लिखने का वेट करेगा, है ना। तो वहाँ पर डायनामिक लैंग्वेज काम में आती है कि वो सर्वर से टाइम को बदल दे अपने आप। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो जब मैंने ये लिखा था तब 2024 चल रहा था, अभी क्या लिखा रहा है 2025। तो हमने कॉपीराइट में 2025 को डायनामिक बनाया, 2010 को हमने स्टैटिक रखा हुआ है। दिखाता हूँ क्या लिखा हमने, m% कॉपी 2010, और हमने PHP एको में डेट को एको कराया वाई मतलब 4 डिजिट में ईयर हमें निकालना है। बस अपनी मस्त पार्टी एंजॉय करो, 26 आ रहा है, 27 आ रहा है, अपने को टेंशन नहीं है कि भाई टाइम को बदलना पड़ेगा जाके, है ना। लेकिन अगर स्टैटिक कर रहे होगे तब ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा, बट अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो वहाँ उससे भी आप ये काम कर सकते हो, ईयर अपने आप चेंज हो जाए आपका, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ PHP से होगा, उससे भी कर सकते हैं। अब टाइम को गेट करने की बात करते हैं। सो हियर आर सम कैरेक्टर्स दैट आर कॉमनली यूज्ड फॉर टाइम्स। H रिप्रेजेंट करता है 24 घंटों को, यानी कि 00 से लेके 23। स्मॉल h आपका 01 से लेके 12 आवर्स को रिटर्न करेगा। I मिनट्स को रिटर्न करेगा 00 से 59। S आपका सेकंड्स को रिप्रेजेंट करता है, लीडिंग विद 0। आप देख रहे हो मुझे लेस देन 10 के लिए भी कंडीशन नहीं लगानी पड़ रही, सब कुछ अपना मैनेज कर रहा है। ए जो है लोअर केस एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम AM PM को रिप्रेजेंट करेगा। अब द एग्जाम्पल बिलो आउटपुट द करंट टाइम इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। क्या टाइम हो रहा है, 11:55:43 AM। अब आप कहोगे सर टाइम तो ये नहीं हो रहा, टाइम तो कुछ और है, क्योंकि PHP जो है वो सर्वर साइड है। जिस सर्वर से PHP चल रही है ये वो टाइम आ रहा है रिटर्न आपको। तो आपको अपना टाइम जोन जो है वो बताना पड़ेगा कि भाई हम GMT 5:30 इंडिया में हैं, तो ये उसके हिसाब से आए। अगर कोई US में इसको चला रहा है तो उसके हिसाब से आए। तो हमें यहाँ पर इसको सेट करना पड़ता है। देखो यहाँ पर सही टाइम आ रहा है 4 बजकर, हमने 25 मिनट में फाइल अपनी ओपन की थी, लेकिन अगर मैं रिफ़्रेश कर दूंगा देखो टाइम सही हो जाएगा। सही टाइम आ रहा है ना PHP में। तो PHP में टाइम जोन बताना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्वर का लेके चलेगा, इसको आपके कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं है। ऑनलाइन क्या टाइम है ये उसको मैच करके चलेगा। तो जैसे कि क्या होता है, हर एक कंट्री का टाइम अपना डिफरेंट है ना। तो चलो इसका भी हम लोग लॉजिक भी देख लेते हैं कि पीछे क्या लिखना पड़ेगा जिससे टाइम हमारा बदलेगा। तो यहाँ पर द टाइम इज़ लिखा रहा है 12:03:47 PM। तो हमने इसके लिए क्या लिखा, हमने लिखा H 12 घंटे में हमें टाइम चाहिए। I क्या रिटर्न करेगा, मिनट। S क्या रिटर्न करेगा, A क्या रिटर्न करेगा, AM और PM। तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ पर अभी PM, है ना।
क्योंकि 12 से ऊपर का टाइम है तो पीएम हो गया। तो get your time zone. So if the time you got back from the code is not correct, it is probably because your server is in another country or set up for different time zone. So if you need the time to be correct according to the specific location, you can set the time zone you want to use. So the example below sets the time zone to America slash New York, then outputs the current time इन दी स्पेसिफाइड फॉर्मेट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अमेरिका का सेट करके दिखाया था, फिर उसी बैच में किसी ने पूछा सर इंडिया का कर दो, तो हमने उसको रिप्लेस करके एशिया कोलकाता कर दिया, तो मेरा वहाँ का टाइम आ रहा है। अगर मैं अमेरिका का कर दूँ एक्टिव तो अमेरिका का टाइम आपको रिटर्न आएगा। कंट्रोल एस, और ये देखिए इस वक्त वहाँ पर सुबह के 7:05 हो रहे हैं। चेक करके देखते हैं झूठ तो नहीं बोल रहा। सही है ना? डायनामिक लैंग्वेज चल रही है, टेंशन नहीं है, सब अपना आप संभाल लेगा। नो कंडीशन वंडीशन। टाइम के मामले में बड़ा ही ज़बरदस्त है पीएचपी। चलो नेक्स्ट क्या है? क्रिएट, ये हो गया ना? हाँ हो गया। क्रिएट अ डेट विद एम के टाइम, मतलब मेक टाइम। सो ऑप्शनल टाइम स्टैम्प पैरामीटर जो हमने छोड़ दिया ऊपर, जैसे जावास्क्रिप्ट में देखा था हम लोगों ने कि हम लोग अपना उसमें सेट करके रिटर्न कर सकते हैं डेटा, वैसा कुछ देखना है। So optional timestamp parameter in the date function specifies a timestamp if omitted the current date and time will be used as in the example सबक। तो ऊपर वाले उसमें क्या देखा, आज की डेट के बारे में बात हो रही है, या डे के बारे में, या मंथ के बारे में, ईयर के बारे में। बट PHP make time function returns the Unix timestamp for a date. The Unix timestamp contains the number of second between the Unix epoch, यानी कि आपका जो Jan 1st 1970 जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है, सेम वहाँ से आपको टाइम रिटर्न आएगा। हमने लिखा एम के मेक टाइम फंक्शन आवर्स, मिनट, सेकेंड्स, मंथ, डे, ईयर। सो द एग्जाम्पल बिलो क्रिएट अ डेट एंड टाइम विद द डेट फंक्शन फ्रॉम अ नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द मेक टाइम। तो आप यहाँ पर पूरा देखेंगे, क्रिएटेड डेट इज़ 2014, ठीक है, 8, 12, 11, 14:54 AM। तो ये हमने पीछे पास किया हुआ है सारा, तो अपना उसने डिकोड कर लिया है ना, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर था। आप बस ऊपर लिखो स्ट्रिंग में, नीचे आपको रिटर्न कर देता है उस चीज़ को। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, $D बोले तो डेट इक्वल टू मेक टाइम फंक्शन हमने यूज़ करा। बस हमने डेट एंड टाइम में कॉमा लगा के ऑप्शनल जो हमारा था, जहाँ पर वो हमें करंट डे को, करंट ईयर को रिटर्न कर रहा था, हमने डी को कॉल कर दिया। तो जब डी में जो आपने सेट किया वो आपका इस पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो क्रिएट अ डेट फ्रॉम अ स्ट्रिंग विद स्ट्रिंग टू टाइम। So the PHP string to time function is used to convert a human readable date string into a Unix timestamp, the number of seconds since this। तो यहाँ पर आप आ जाओ, सिंटैक्स रहेगा टाइम और नाउ, दो चीज़ आपको पास करनी रहेंगी इसमें। The example below creates a date and time from the string to time function। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, पहले हमने देखो नंबर में पास किया था डेटा, इस बार इन्वर्टेड कोट में 10:30 PM अप्रैल 15, 2014। मैंने इसको डे तो नहीं बताया, बट अगर आप यहाँ पर जाओगे और इसको पास करोगे डी वेरिएबल को इसके अंदर, तो ये आपको सब बता देगा इसके अंदर भी क्या क्या टाइम था, एग्जैक्ट सारा डेटा आपको रिटर्न आएगा। इसी तरह से PHP इज़ क्वाइट क्लेवर अबाउट कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग टू टाइम, सो यू कैन पुट इन वेरियस वैल्यू। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा स्ट्रिंग टू टाइम के अंदर टुमोरो, तो ये मुझे कल का बताएगा भी कल क्या रहेगा। तो जैसे आप क्या देख रहे हो, 25 बता रहे हैं, इसके बाद नीचे क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट सैटरडे। तो नेक्स्ट सैटरडे क्या रहेगी डेट, 29। फिर मैं बोला 3 महीने बाद का टाइम बताओ क्या रहेगा, +3 लिख दिया। तो कहता भाई 3 महीने बाद 24 जून रहेगी, है ना। तो ऊपर वाले का आउटपुट अपना मिल गया हमें, ये आ रहा है, और ये हमारा नीचे वाले का आउटपुट आ रहा है। तो इसके अंदर आप लिखते जाओ, ये आपको बताते जाएगा +3 +6। इतना काम JS नहीं कर पाती, लेकिन PHP कर देगी। So however, string to time is not perfect, so remember to check the string you put in there। So more हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया
कि भाई हमें नेक्स्ट 6 सैटरडेज के डेट बताओ कब कब पढ़ेंगे, मुझे कैलेंडर नहीं चेक करना। तो आज के हिसाब से जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, द एग्जाम्पल बिलो आउटपुट द डेट फॉर द नेक्स्ट 6 सैटरडेज। तो ये मुझे बता रहा है कि 29 को फोरकास्ट है सैटरडे रहेगा, तो देखो बिल्कुल सही आ रहा है। फिर क्या बता रहा है, 5 अप्रैल को सैटरडे रहेगा, फिर 12 तारीख का सैटरडे है, फिर 19 को सैटरडे है, फिर 26 को सैटरडे है, फिर 3 मई को सैटरडे है ना। तो क्या लिखना पड़ा हमें इसके लिए, हमने यहाँ जाके कुछ डिफाइन किया, स्टार्ट डेट स्ट्रिंग टू टाइम सैटरडे, एंड डेट में क्या वाला स्ट्रिंग टू टाइम में +6 वीक, और उसके अंदर स्टार्ट डेट हमने बता दी कहाँ से शुरू होगा। क्लियर है ना, कन्फ्यूज़न तो नहीं। फिर हमने वाइल लूप चलाया, भाई स्टार्ट डेट इज़ लेस देन एंड डेट, और बस एको करो डेट, मंथ और डेट। अगर आपको कुछ और निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, एम और डी का आपको मतलब पता है क्या होता है, और जो भी स्टार्ट डेट है अपनी वो वहाँ पर डाल दो। बस स्टार्ट डेट इक्वल टू स्ट्रिंग टाइम में +1 वीक का, हर बार जब लूप चलेगा उसमें इंक्रीमेंट करते जाओ, और इससे हमारा ये बन के तैयार हो गया पूरा। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, द एग्जाम्पल बिलो आउटपुट द नंबर ऑफ डेज अंटिल 4 जुलाई। तो हमने लिखा D1 डेट 1 स्ट्रिंग टू टाइम जुलाई 4 हमें निकालना है। हमने लिखा D2 एक और वेरिएबल होना है डेट 2, सील मैथ.सील जो हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ऑब्जेक्ट मैथ ऑब्जेक्ट। तो PHP मैथ नहीं लिखते हम तो सीधे बताते हैं क्या करना है, जैसे रैंडम के लिए रैंड लिखते हैं हम लोग, है ना। तो सील हमें यहाँ पे क्या लिखना है, D1 में से टाइम को माइनस कर दो, ठीक है। और यहाँ पर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। और आपका ये आ गए पूरे 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। तो उससे आपने इसको डिवाइड कर लेना है, और आपका जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये बता रहा है कि भाई जुलाई 4 आने में 102 दिन बाकी है काउंटडाउन। तो जैसे कल की डेट में खोलेंगे तो 101 दिन रह जाएंगे, फिर नेक्स्ट ओपन करेंगे तो फिर 1 दिन और लेस हो जाएगा। इस तरह से चेंज होता रहेगा डायनामिकली। अब इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कंप्यूटर का आप बदल दोगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, ये सर्वर से चल रहा है ना। तो अगर जावास्क्रिप्ट से चलाया होता है तो क्या होता है कि जैसे आप रिफ्रेश करोगे वो फिर से वहीं से चालू हो जाएगा। लेकिन अगर सर्वर से सेट होके आ रहा है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट में ना लिखा रहता है कि लॉन्चिंग सून, और वो टाइमर चल रहा होता है। जैसे तुम लोग सुबह में वो पढ़ रहे हो वर्डप्रेस, तो उसमें एलिमेंटर के अंदर मैंने आपको वो बताया था काउंटडाउन वाला पार्ट, याद है ना। तो वो डायनामिक है, मतलब उसको रिफ्रेश करने से टाइम ये नहीं कि दोबारा से वहीं से चालू हो जाएगा, जो लैप्स कर गया वो करंट पर चल रहा होता है वो, क्योंकि जो आपने वर्डप्रेस पढ़ा वो भी PHP है पूरा, बट वहाँ पे आपको कोड नहीं करना होता है। तो ये था आपका डेट एंड टाइम वाला पार्ट। दूसरे पर आते हैं, इंक्लूड। तो इंक्लूड का एग्जांपल वैसे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जैसे हमारे पास एक फुटर की फाइल है, एक मेन्यू की फाइल है, ठीक है। और हम लोग PHP इंक्लूड के अंदर आके अगर इसको देखें यहाँ पर, तो हमने अपने इस एग्जांपल में हेडर और फुटर की फाइल को कॉल किया हुआ है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। कहाँ पर चल रहा है भाई, ये भी नहीं है, ये अपना चलिए। तो इधर आइए, इंक्लूड। तो इंक्लूड में ये हमारी फाइल है, द इंक्लूड और रिक्वायर स्टेटमेंट्स take all the text code markup that exists in the specified file and copies it into the file that file use the include statement। तो PHP की जो हमारी पहली क्लास थी, मैंने आपको उस दिन इंक्लूड और रिक्वायर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बट थोड़ा सा इसका डिटेल में देख लो। सो इंक्लूडिंग फाइल इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यू वांट टू इंक्लूड द सेम PHP HTML और टेक्स्ट ऑन मल्टीपल पेजेस ऑफ अ वेबसाइट। जैसे कि हेडर, फुटर, नैप बार जो होते हैं अपने, ये थ्रू आउट वेबसाइट में हमें कॉमन ही रखने होते हैं। तो इस तरह के पेजेस को आप इंक्लूड कराते हो अक्सर।
So PHP include or require statement. It is possible to insert the content of one PHP file into another PHP file before the server execute it with the include or require statement. So the include and require statements are identical except upon failure. So जैसे कि require के केस में क्या होता है, require will produce a fatal error, ई कंपाइल एरर आपको रिटर्न आएगा और स्टॉप हो जाएगा, स्क्रिप्ट को चलने नहीं देगा. इंक्लूड विल ओनली प्रोड्यूस अ वार्निंग, ठीक है, एंड द स्क्रिप्ट विल कंटिन्यू. यानी कि ये हमने करके देखा था कि अगर मैंने रिक्वायर किसी चीज़ को लिख दिया, अगर वो नहीं मिला मुझे तो मैं आगे प्रोसीड नहीं करूँगा. बट इंक्लूड क्या काम करेगा, वो देखेगा नहीं मिला कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो, भूल जाओ जो हुआ. तो इस तरह से चलता है. सो इफ़ यू वांट the execution to go on the show on if you want to execution to go on and show users the output even if the included file is missing, so use the include statement. तो नैब बार लगाना हो, फुटर लगाना हो, तो ये आप इंक्लूड में डालोगे, रिक्वायर में नहीं डालोगे, ठीक है. तो रिक्वायर में क्या डाला जाए भाई, रिक्वायर में आप डालो कि एग्जाम्पल के लिए मैंने किसी का जीमेल का यूआरएल कॉपी कर लिया. अब आप सोचो कि ये बंद कर लेगा बंदा, तो मैं दोबारा से पेस्ट करके चला लूँगा. तो ये हुआ रिक्वायर. यानी कि जब तक यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं होगा तब तक मैं उसके जीमेल में नहीं जा सकता अंदर. जैसे मैंने अभी आपको रिएक्ट वाला प्रोग्राम दिखाया था, तो उसमें क्या था कि जब मैं एडमिन पर क्लिक कर रहा हूँ तो खुल नहीं रहा, वो लॉगिन ही दिखा रहा है. लेकिन जैसे ही मैं उसके अंदर अपने क्रेडेंशियल पास कर दे रहा हूँ तो वो मुझे क्या कर रहा है, एडमिन के पेज पर ले जा रहा है. ये होता है रिक्वायर का काम. चलिए, सो अदरवाइज इन केस ऑफ फ्रेमवर्क सीएमएस मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि वर्डप्रेस, ड्रूपल, जुमला, इस तरह की जो चीज़ होती हैं, और अ कॉम्प्लेक्स पीएचपी एप्लीकेशन कोडिंग ऑलवेज यूज द रिक्वायर स्टेटमेंट टू इंक्लूड अ की फाइल to the flow of execution. This will help avoid compromising your application security and integrity. So just in case one key file is accidentally missing, include files saves a lot of work. This means that you can create a standard header, footer or menu file for all your web pages. Then when the header needs to be updated, you can only update the header included file. यानी कि क्लाइंट ने बोला भाई मेरे को एक आध लिंक और ऐड करना है अपनी वेबसाइट में, कोई दिक्कत नहीं है, आप फटाफट से ऐड कर दोगे. अब जैसे आप स्टैटिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, इस केस में तुम्हें बोल दूँ भाई नेविगेशन में कुछ ना बदलाव करो, तो नेविगेशन तुमने हर एक पेज पे कॉपी पेस्ट करके लगाया हुआ है, सब में बदलना पड़ेगा तुम्हें. डायनेमिक होगा, एक जगह हिलाओगे सब पूरी वेबसाइट में अपडेट हो जाएगा. तो ध्यान से देख लीजिएगा इंक्लूड का यूज़ कहाँ करना है. जैसे कि आपने हेडर, फुटर, नेविगेशन, इस तरह की चीज़ों के लिए. सिक्योरिटी की बात जहाँ आ जाएगी कि भाई कोई किसी पेज पर तभी जा पाए जब वो ऑथेंटिकेटेड हो, तो रिक्वायर वाला कॉन्सेप्ट चलता है उस केस में ना. नेक्स्ट, सिंटैक्स इंक्लूड फाइल नेम और रिक्वायर फाइल नेम. सो इंक्लूड एग्जांपल हम लोग समझते हैं. एज्यूम वी हैव अ स्टैंडर्ड फुटर फाइल कॉल्ड footer.php दैट लुक लाइक दिस. जैसे हमने ये लिख के डाला हुआ है, अरीना मल्टीमीडिया 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ था और टिल डेट तक अभी चल रहा है. एग्जाम्पल 2, एज्यूम वी हैव ए स्टैंडर्ड मेन्यू फाइल कॉल्ड menu.php, जहाँ पर हमने कुछ इस तरह का मैटर अपना स्टोर किया हुआ है. एग्जाम्पल 3, एज्यूम वी हैव ए स्टैंडर्ड मेन्यू फाइल कॉल्ड variables.php विद सम वेरिएबल्स डिफाइंड. तो जैसे उसमें हमने डिफाइन किया है रेड हुंडई. सो यूज रिक्वायर व्हेन द फाइल इज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन, or use include when the file is not required and application should continue when file is not found. तो बस इतना सा आपको डिफरेंस ध्यान में लेके चलना है कि साइन इन, साइन अप, सिक्योरिटी, पेमेंट, इस तरह की कहीं भी अगर कुछ चीज़ हम लोग करवा रहे हैं या टोकनाइज करा रहे हैं हम लोग यूज़र को कि टोकन जनरेट होगा उसके बाद ही यूज़र आगे जाएगा, तो उस केस में रिक्वायर चलेगा. ठीक है. जब रिएक्ट पढ़ोगे तो इसी इंक्लूड को हम लोग वहाँ बोलते हैं इम्पोर्ट, और भेजने के लिए बोलते हैं एक्सपोर्ट. ठीक है. तो वहाँ मॉड्यूल्स होते हैं, उनका यूज़ होता है. नेक्स्ट, ज़रा इनके अंदर जो हमने फाइलें बनाई उस पर नज़र डालेंगे. तो ये फुटर फाइल है,
तो आप देख सकते हो अगर हमारी कोर पीएचपी फाइल है तो क्लोज करो या मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एरर नहीं आ रहा है ना। ये हमारी मेन्यू फाइल है, हमने सिंपल इस तरह से अपना पी टैग को बना के रखा हुआ है। मेक श्योर करेंगे फाइल का टाइप पीएचपी ही लेता है। आप सोचेंगे डॉट एचटीएमएल इंक्लूड हो जाएगा, नहीं होगा, डॉट एचटीएमएल इंक्लूड नहीं होता है। वेरिएबल, तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपका वेरिएबल्स हमने बना के रखे हुए, तो सारी चीज़ आपकी काम कर रही है। और हमने जैसे रेड और होंडाई जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हमने देखा प्रोसेस भी किया है इस फाइल के अंदर। पीएचपी इंक्लूड के सबसे लास्ट में आई है। और हमने यहाँ पर क्या लिखा, इंक्लूड करो वेरिएबल डॉट पीएचपी, एको करो आई हैव अ कलर और कार। दोनों वेरिएबल किस में थे, हमारे वेरिएबल के अंदर। तो ये दोनों वेरिएबल हमारे यहाँ पर रेंडर हो गए इसके अंदर। और क्या है हमारे पास, फाइल हैंडलिंग। छोटा टॉपिक है, देख लो। एक मेरे पास डेमो डॉट टीएक्सटी फाइल है जिसमें हमने कुछ चीज़ें लिख के डाली हुई है। डी स्मॉल है तो डी स्मॉल कर लेना। चलिए इस फाइल को करते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस। File handling is an important part of any web application. You often need to open and process a file for different tasks. So PHP manipulating files. PHP has several functions for creating, reading, uploading and editing files. So be careful when manipulating files. So when you are manipulating files, you must be very careful. You can do a lot of damage if you do something wrong. Common errors are editing the wrong file, filling a hard drive with garbage data and deleting the content of a file by accident. ठीक है, तो ऐसी ये छोटी नहीं बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं जो हो सकती हैं एक बिगिनर से। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे हम लोग जब बैकएंड के साथ इंटरेक्ट करेंगे कनेक्शन को क्लोज करेंगे हर बार। तो कनेक्शन क्लोज क्या है कि भाई हम लोग इस रूम में बैठे हुए एग्जाम्पल के लिए, तो एसी पंखा लाइट हमें रिक्वायर्ड है, बट जब लोग इस रूम में नहीं है तो ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही हमें पीएचपी के साथ भी करना पड़ता है कि अगर रिसोर्स यूज़ में है तो चलता रहे, अदरवाइज बंद हो जाए। अब मान लीजिए कि आपने सर्वर को एक्सेस किया लेकिन बंद नहीं किया काम लेने के बाद, तो वो आपने रिसोर्स खुला छोड़ दिया, आपने आज चलाया और आपने दोबारा कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन आपको लगा कि भाई मैं तो अपना कंप्यूटर बंद कर दिया, काम खत्म हो गया। भाई तुम्हारा कंप्यूटर शट डाउन है, सर्वर तो चल रहा है ना जहाँ से वेबसाइट होस्ट है। तो सोचो कि ऐसे न जाने कितने लोग आएंगे जो आपके कनेक्शन क्लोज ना करने की वजह से फाइल को एक्सेस करके खुला छोड़ के जा रहे हैं। अब क्या होगा कि तुम्हारा मंथ के एंड में बिल रेज होगा। ठीक है, अब बिल आ रहा है कि यार इतना ज़्यादा क्यों आ गया बिल, हमने तो ऐसा कुछ करा नहीं। उसके अंदर एक छोटे से लाइन ऑफ कोड की वजह से आपका बिल जो हो सकता है 2-3 हज़ार आता है, हो सकता है 30-40 हज़ार हो जाए। ये वैसे ही कि जैसे घर में गलती से एसी खुला रह गया, वो चलते जा और हमें गलत फहमी कि एसी तो बंद पड़ा, जब बिल आया तो पता चला भाई ये क्या हो गया। तो ऐसा कुछ हमारे साथ ग्लिच हो सकता है। तो बड़े ध्यान से हमें अपनी फाइल्स को अगर एक्सेस किया तो क्लोज करना ना भूलें। अब कंप्यूटर में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं और सर्वर में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, दोनों बड़ा डिफरेंस है। मान लीजिए आपने गलती से कोई फाइल लाइव चलती हुई चेंज कर दी, अंडू तो होगा नहीं, है ना, वो तो गया जो भी इसके अंदर प्रोग्रेस है। तो ऐसे जो काम होते हैं जनरली जहाँ पर फाइल मैनिपुलेशन के होते हैं तो किसी एक्सपीरियंस बंदे को दिए जाते हैं।
तो जैसे क्या होता है ना कि मैं आपको माइस्क्यूएल पढ़ाऊंगा ज़रूर, लेकिन माइस्क्यूएल के साथ आप सिर्फ डेटा लोगे जब कंपनी में होगे, डालोगे नहीं। क्योंकि कंपनी डेटाबेस का जो राइट होता है वो डीबीएमएस मैनेजर होते हैं, डेटाबेस मैनेजर बोलते हैं उसको, ये प्रोफाइल निकलती है बाकायदा। तो डेटाबेस आर्किटेक्ट या डेटाबेस मैनेजर अलग होते हैं बिल्कुल। भाई कल को कुछ हो गया तो वो जिम्मेदार है, ठीक है। आप सिर्फ डेटा लोगे, डालोगे नहीं वहाँ पे कुछ भी। जो भी डालेंगे वही डालेंगे भाई, क्योंकि उन्हें पता है कैसे डालना है, क्या करना है। क्योंकि पता चला तुम्हारी एक छोटी सी गलती, जैसे जब आप एसक्यूएल पढ़ते हो तो वेयर की अगर एक क्वेरी लिखना भूल गए तो तुमने कर दिया सारा काम तमाम डेटाबेस का। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जिनका ख्याल रखना होता है हमें। तो पीएचपी के अंदर एक होता है रीड फाइल फंक्शन। इसका काम क्या है कि सर्वर पर अगर कोई फाइल रखी है तो उसको रीड करना। तो हमारे पास जैसे एक फाइल थी demo.txt। So read file functions reads a file and write it to the output buffer। तो ये हमारा देखो आउटपुट हमें इसका रिसीव हो रहा है। द PHP कोड टू रीड द फाइल एंड राइट इट टू द आउटपुट बफर इज एज फॉलोज। द रीड फाइल फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ बाइट्स ऑन सक्सेस। तो इसको जरा एक बार चेक करते हैं, लाइन नंबर 45 पर में कुछ एरर थ्रो कर रहा है। रीड फाइल, हमारी फाइल का नाम है demo.txt। तो ये सही है, टेक्स्ट को शॉर्ट में लिखा जाता है, हमने यहाँ पर ई एक्स्ट्रा लगा दिया। सेव करेंगे तो ये डेटा रीड कर पा रहा है। HTML, DHTML, SHTML, XHTML सब कुछ लिया इसने। इसके अंदर क्या था रहा है, 150 कैरेक्टर है इंक्लूडिंग वाइट स्पेस। द रीड फाइल फंक्शन इज यूजफुल इफ यू वांट टू डू इज ओपन अप अ फाइल एंड रीड इट्स कंटेंट। तो इसके बाद क्लोज भी करना होता है इसको। तो कल की क्लास में आपका फाइल क्रिएट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, वो सीखेंगे। 5 मिनट बाद, ठीक है। तो कल का अगर 1% ऐसा हो सकता है कि शायद मैं ऑफ पे रहूँ कल, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बट अगर मैं रहा तो ये फाइल वाला टॉपिक आपका आगे कंटिन्यू होगा। फाइल शेयर करेंगे, गो थ्रू।